तो देखो बेटा, कल हमने बात किया था कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। कल सभी संख्याओं के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले आज जैसे कल हमने जो बताया था वो बेसिक पार्ट 1 था और उसी का आज बेसिक पार्ट 2 है। अगर हम बेसिक पार्ट 1 नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं तो हम बेसिक पार्ट 2 को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें बेसिक पार्ट 1 को देखना है, बेसिक पार्ट 1 को जानना है, उसके बाद हम बेसिक पार्ट 2 को देखेंगे। तो क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है, याद रखना। तो इसका बेसिक पार्ट 2 जो बनाया जा रहा है उसमें हम सबसे पहले कुछ मुख्य पॉइंट देखेंगे। जिससे पहला पॉइंट हमारा है कि हमें वास्तविक संख्याओं में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे चैप्टर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 में, 1.2 में, 1.3 में, 1.4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सारे के बारे में हम पहले बेसिक देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में जैसे हमने क्या पढ़ा कि हमने कक्षा 9 में कुछ संख्याओं जैसे √3, √2, √3 और √5 आदि का अध्ययन हमने किया है कक्षा 9 में। किया नहीं किया है? सबने किया, बहुत बेहतर तरीके से किया है। हम कक्षा 10 में √2, √3 और √5 आदि परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। पहली बात, हम कक्षा 10 में √2, √3 और √5 आदि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के अंडर में हमने कक्षा 9 में ये जाना था कि √3, √5, √5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सीखा था नहीं सीखा था? सीखा है ना। और इसको मैंने बेसिक पार्ट 1 में भी बताया है, बेसिक पार्ट 1 में बताया कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इनको कक्षा 10 में अपरिमेय सिद्ध करना सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इसका एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में जरूर आता है, एक बात याद रखना, इसका एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में जरूर आता है कि सिद्ध कीजिए √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरी बात हम ये सीखेंगे, किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए जैसे कि आपके पास P अपान Q है, P अपान Q है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, का दशमलव प्रसार कब शांत होता है, शांत अर्थात इसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और कब ये अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कब ये अशांत आवर्ती होता है, हम ये सीखेंगे। हमने परिमेय संख्या को शांत या अशांत आवर्ती बताने के लिए कक्षा 9 में लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किया, परंतु कक्षा 10 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही ये आपको बताना होगा कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। ऐसा हम P अपान Q के हर Q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 पावर n इंटू 5 पावर n परिमेय का अध्ययन करना होगा। बोलो बताया नहीं बताया? कक्षा 9 में आपने जैसे लिखा है 2/3, तो कहा गया कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके यानी भाग दे करके आपको यह बताना है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत है, ये आपको बताना है। बस में लेकिन कक्षा 10 में आपको भाग नहीं देना है, केवल आपको नीचे वाले को देखकर अर्थात Q बराबर जो भी दिया होगा इसका गुणनखंड करके आपको ये बताना होगा, ये देखकर बताना होगा कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। केवल ये आपको देखकर बताना होगा, और ये आपको देखकर बताने के लिए आपको 2 पावर n इंटू 5 पावर m का प्रयोग करना होगा। तो इसको हम यहां बहुत विस्तार रूप से नहीं देखेंगे, इसको हम बहुत विस्तार रूप से देखने के लिए जब एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज ये जिस एक्सरसाइज के अंडर में है वो एक्सरसाइज देखने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम वो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तब आपको इसको विस्तार रूप से बता दिया जाएगा। बस हमने केवल एक छोटा सा परिचय दिया है कि आपको ये पूरे चैप्टर 1 के अंडर में यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको ये चीज पढ़ना है। बाकी जब चैप्टर वाइज आएगा तो इन सब के बारे में बहुत डीप में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है,
प्ले कर दिए? नहीं, रुको, अभी नहीं। तो अब ये जो बेसिक लिखा है बेटा, ये डायरेक्टली तुम्हारे एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक है, याद रखना। एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक है। अब यहां से तुम्हारा मैथ समझो स्टार्ट होता है कक्षा 10 का। आई बात सुना? तो कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक है। अब यहां से जितनी बातें तुम्हें पहले बतानी थी मैंने सब कुछ बता दिया। अब यहां से तुम्हारी रियल बेसिक स्टार्ट होती है, जो इसकी हमें आवश्यकता एक्सरसाइज 1.1 में पड़ेगी। वेरी गुड। सबसे पहले इसमें तुम्हें जाना है परमीय 1.1, थ्योरम 1.1 में क्या जानना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, जिसे इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बोलते हैं। सबसे पहले तुम्हें इस प्रमेय को जानना है। ये प्रमेय बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रमेय को हम नहीं जान पाए तो एक्सरसाइज 1.1 नहीं लगा पाएंगे, जो रियल बात मैं बता रहा हूं। तो इस प्रमेय को पहले देखेंगे क्या कहता है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल से जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम लेस देन सॉरी यहां लिख देते हैं नीचे लाइन से, लेस देन इक्वल आर बोलते हैं। इससे लेस देन इक्वल आर, अब बात में लेस देन इक्वल आर। तो याद रखना बच्चे कि आर का जो मान है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। ये चिन्ह ये कहता है कि आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, परंतु आर का मान बी के मान से छोटा होगा। आर का मान बी के मान से छोटा होगा। जब भी आप रखोगे बेटा, बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूं, आर का मान 0 से बड़ा होगा और या 0 के बराबर भी हो सकता है। आर बराबर 0 भी हो सकता है, आर बराबर 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, परंतु आर का मान बी के मान से हमेशा छोटा होगा। आर का मान बी के मान से हमेशा छोटा होगा, बात याद रखना। तो यही क्या है, यही है तुम्हारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो ए और बी क्या है, पूर्णांक। हम पूर्णांक के बारे में डिस्कस कर चुके। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक? वेरी गुड। यानी ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके, या जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? तो इसमें से कोई भी संख्या, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे -2 -3 -5 या +2 +3 +5, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी दो संख्याएं कोई पूर्णांक होंगी। और जहां पे तुम्हें याद रखना है, आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है। यानी 0 से बड़ा का मतलब कि आर का मान 1 भी हो सकता है, आर बराबर 0 भी हो सकता है, आर बराबर 1 भी हो सकता है, आर बराबर 2 भी हो सकता है, परंतु याद रखना हमेशा ये बी के मान से छोटा होगा। और बी का मान, अगर ये आर बराबर 0 1 2 3 है, 0 1 2 है, तो बी का मान के चलो 3 होगा। हमेशा बी का मान बड़ा होगा आर के मान से। बात समझ में आ गई? अब अगली बात क्या है, तो इसे बच्चे नोट कर लेंगे। अगली बात यह है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, हम नहीं जान पा रहे हैं। हम कक्षा 9 में कई बार बता चुके हैं और इसका प्रयोग करके आपने बहुत सारे सवाल भी लगाए कक्षा 9 में, बहुत सवाल। a क्या है, भाज्य है। a क्या है, भाज्य। तो हमने सूत्र क्या बताया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बोलो बताया कि नहीं बताया गया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, चलो बताया कि नहीं बताया गया? बताया गया ना। तो बेटा जहां पर a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। जहां पर q भागफल कोएफिशिएंट और r शेषफल रिमाइंडर कहलाता है।
ए और बी कोई दो पूर्णांक होते हैं। यही आपका क्या है, यही आपका है बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा। आगे बात में ठीक है, तो इसे नोट कर लो। तो देखो बेटा, अब हम अपने मेन एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जब आप पहला क्वेश्चन लगाओगे तो मैं आपके पुस्तक से ही पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान आप सुनिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो हम पहला सवाल लगाएं, पहला सवाल आप सबको बताएं और आप सब कंफ्यूज हो जाएं कि ये एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास आज तो ऐसा समय है कि हम क्लास सेकेंड से ही एचसीएफ पढ़ते आ रहे हैं। तो एचसीएफ हम जो पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, क्या हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे कि हम किसी दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे? तो जब हम अपना पुराना मेथड जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, हम सबसे पहले उसी मेथड को देखें और हमें क्लास 10 में कौन से मेथड को यूज करना है। तो अगर हम पहले मेथड को देख लेंगे तो हम बाद वाले मेथड को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए एचसीएफ है क्या चीज, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे समझें महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसे हम महत्तम को मां और समापवर्तक को सा यानी मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ने वाला मासा नहीं, ये मासा जो यहां लिखा है। इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और शॉर्ट फॉर्म में इसी एचसीएफ कहते हैं। अब कितने बच्चे समझ गए एचसीएफ का फुल फॉर्म? सब जान गए? ठीक है। और मासा का फुल फॉर्म कितने बच्चे समझ गए? जो मासा उड़ता है, ये मासा, महत्तम समापवर्तक, मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ हम पहले कैसे निकालते थे, क्लास 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, कैसे, यानी क्लास 10 से पहले हमने कैसे एचसीएफ निकाला। जैसे हम कोई भी दो संख्या लेते, मान लो जैसे हमने लिया 16 और 15, 16 और 15, 16 और 15 का एचसीएफ बताइए, एचसीएफ का एचसीएफ बताइए। अब हमें इसका एचसीएफ बताना है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 16 लिख लिए, 15 लिख लिए। अब 16, 15 का अगर हम इसका फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो क्या होगा? इसका गुणनखंड 1 2 2 2 2 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 कन्यम। अगर हम इसका करें तो 1 इंटू 3 इंटू 5। अब बेटा अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो बच्चे याद रखें, इसका एचसीएफ जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो इनमें क्या उभयनिष्ठ है? तो हम लिखेंगे कि अतः 16 और 15 का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अब चाहे आपको 16 और 15 का मासा कह दो 1 होता है, चाहे एचसीएफ कह दो 1 होता है। तो हम इस प्रकार से पहले सीख चुके हैं। बात समझ में आई? इस प्रकार से हम पहले सीख चुके हैं। और जैसे एक और देख लेते एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा कि 12 और 6 का एचसीएफ बताइए, 12 और 6 का एचसीएफ। तो 12 और 6 का एचसीएफ, तो सबसे पहले इसका भी फैक्टर कर लो। तब फैक्टर करना तो सबको आता ही होगा। मान लो फैक्टर करना नहीं आता तो गुणनखंड विधि सब जानते हो ना, कट से कर डालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ऐसे ऐसे फैक्टर कर लो तो क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसका करोगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, बोलो कॉमन क्या है दोनों में? तो बेटा इसमें कॉमन है, एक तो आप याद रखना, एक इसमें ये कॉमन है, यानी 1 1 मिल रहा है, एक 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। तो यानी इसका एचसीएफ 1 2 3, इसका एचसीएफ कितना आया? 3 2 जा 6, 6 1 जा, इसका एचसीएफ 6 आया। इस प्रकार हम एचसीएफ निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में मिल रहा हो, भाई वही कॉमन होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये हम पहले सीख चुके हैं, परंतु याद रखना इस विधि का प्रयोग हम कक्षा 10 में करना है
परंतु एक्सरसाइज 1.1 में नहीं। इसका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे, और ये जो अभी मैंने लिखाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका प्रयोग हम 1.1 में करेंगे। तो यानी इस टाइप में हम पहले निकालते थे, ये विधि सब बच्चे जानते हैं, जानते नहीं जानते हो? सब जानते हो। अब हमें कक्षा 10 में कौन सी विधि लगानी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।